जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2018 के डिस्कशन वीडियो में। देखिए हमारा जो प्रोसेस होगा वो सेम है जो कि हमने 2023, 22, 21, 20 और 19 में फॉलो किया था। वैसे ही आपको देखिए 2018 का पेपर पहले अनसॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट आउट लेना है और खुद से उसे देखिए एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करना है, मतलब एग्ज़ाम लाइक मैनर में सॉल्व करना है। आपको जितने 100 हो गए, 90 हो गए, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो विथ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द टेक्निक फ्रॉम मास्टर वीडियो सेशंस, इनको अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको आना है इस वीडियो डिस्कशन में। तो अगर आप डायरेक्टली वीडियो डिस्कशन अगर देख रहे हो तो इसे आप बंद करिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी गलतियाँ आप करोगे पेपर सॉल्व करते टाइम वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएंगी वीडियो सॉल्यूशंस के द्वारा और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जिससे आपकी सिली मिस्टेक होगी कम और आपका स्कोर बढ़ेगा ज़्यादा। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। 3 स्टेटमेंट है हमारे और यहाँ पे पूछा है करेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं 1, 3, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3। अब सबसे पहले थर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं। इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम नंबर ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैनॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीडर ऑफ अपोजिशन। 75 मेंबर की बात कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। देखिए फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पे अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर देख रखा है अच्छे से तो यहाँ पे हम सबको पता है। देखिए ये फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कब हुआ, डाउटफुल हो सकता है। स्वतंत्रता पार्टी डाउटफुल हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ मेंशन है। और यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, लक्ष्मीकांत में कहा गया है कि अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनना है तो ऐसी पार्टी जिसके पास नॉट लेस देन कितना, 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ द सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब अगर आपके पास 1/10 स्ट्रेंथ है, जैसे कि लोकसभा में अभी अगर 545 मेंबर्स है तो इसका 1/10 अगर लेंगे तो हम राउंड फिगर 55 मेंबर्स यहाँ पे होंगे, तो आप जो है यहाँ पे अपोजिशन पार्टी माने जाओगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे गड़बड़ी करी गई है। 75 मेंबर्स नहीं है दोस्तों। अगर ये 1/10 होता तो टोटल 750 सीट्स होनी चाहिए थी लोकसभा में, ये तो है नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। राज्यसभा में भी देखिए कुछ 245 के आसपास मेंबर है, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे 24 का ऐसा कुछ डिजिट आना चाहिए था। तो ये तो आउटराइटली यहाँ पे गलत हो गया बेस्ड ऑन अवर नॉलेज। देखिए सबसे पहले हमें नॉलेज लगाना है, सीधा एलिमिनेशन टेक्निक्स में नहीं घुसना है। नॉलेज लगा के थर्ड हमने हटाया, तो चलिए थर्ड हटा के देखते हैं तो क्या हुआ। यहाँ पे बचा क्या, 2 ओनली। यहाँ से क्या समझना है, पहला ही क्वेश्चन 2018 का टफेस्ट क्वेश्चन था। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते तो डाउट में आ जाते कि स्वतंत्रता पार्टी था या नहीं, सेकंड पढ़ते तो भी डाउट में आ जाते और थर्ड तक आते आते आपकी बैटरी यहाँ पे डाउन हो जाती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थर्ड से पढ़िए, लास्ट से पढ़िए, ट्रैप यहीं पे होता है। और देखिए जैसे ये आपने देखा सीधा ये हटा, 3 ऑप्शन हट गए, आंसर आ गया 2 ओनली। अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट लोकसभा था यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में कौन थी। देखिए सबसे ज़्यादा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था ऑब्वियसली, ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट जो थे यहाँ पे। जो सेकंड लार्जेस्ट था दोस्तों ये थी सीपीआई, ना कि स्वतंत्रता पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। इन्हें यहाँ पे 16 सीट्स मिली थी, तो ये सेकंड लार्जेस्ट थी हमारी, सिंगल लार्जेस्ट आफ्टर आईएनसी। उसके बाद देखिए लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए 1969 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए वो रिकॉग्नाइज हुआ था, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनका नाम भी याद रख लीजिए, राम सुभाग सिंह। और ये 1969 में देखिए ये जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करे गए थे। और यहाँ पे 1977 के एक्ट के बाद यहाँ पे स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था किसे, लीडर ऑफ अपोजिशन को, 1977 के एक्ट के बाद। तो ये भी थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी देखिए ये हमने देख लिया था सीपीआई है यहाँ पे, ये हमने देख लिया वैल्यू एडिशन, और ये हमारा था 1/10 यानी 55 मेंबर। तो देखिए इतनी जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ पे याद रखनी थी। ओके, बाकी देखिए यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट फिर वैल्यू एडिशन नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस। ये देखिए डायरेक्टली 2014 से या 15 से रिपीटेड है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे लीफ मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है डेजर्ट एरिया की, तो ये जो डेजर्ट एरिया में प्लांट होते हैं उन्हें जीरो फाइटिक कहा जाता है दोस्तों, लिख लीजिए जीरो फाइटिक।
और यहाँ पे देखिए हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं, टाइनी लीव्स भी होते हैं, एंड थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। यहाँ पे ऑल 1 2 3 इज द आंसर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेयर्स होते हैं टू अवॉइड द वाटर लॉस, जो कि इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, इससे इसको कम करने के लिए जो ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम कैसे कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि NSSO का 17th राउंड, ठीक है, जो 70वां राउंड हुआ था, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, तो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से रिलेटेड यहाँ पे हुआ था। 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझिए, अब एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात कर रहा है। इन केरल a little over 60% of agriculture household reported to have received maximum income from the sources other than agriculture activity। क्या है लिटल ओवर 60%, ना ही यहाँ पे 90% की बात करी गई, ना ही 85% की बात करी गई, मतलब मॉडरेटली 60% की बात कह रहा है। और देखिए अगर आपने जनरली भी केरला और उसकी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंस से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बाहर देश में यहाँ पे ज़्यादा काम करने जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यहाँ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ क्या कह रहा है कि रिसीव मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि इसी एक्टिविटी से आ रहा है, बट अदर देन एग्रीकल्चर से आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो। लेकिन हम सेकंड देखते हैं। आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी। लिटल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी। फिर देखिए राजस्थान हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमोंग द रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे, राजस्थान में, ऐसा ही बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन तीनों में से आप एलिमिनेट कौन सा कर सकते हो, अपना लैटरल नॉलेज यहाँ पे यूज़ करते। मैं ये नहीं मानता कि आपको तीनों स्टेटमेंट पता हो, बट एक चीज़ आपको पता है कि मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था 27% के आसपास। ठीक है, और चलो इनकी अगर पॉपुलेशन हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा 50% के करीब हो सकती है। चलो ओबीसी जो है 50% के करीब है। बाकी देखिए हम सबको पता है यहाँ पे जनरल है, SC है, ST है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब ये एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अगर ओबीसी, ये वाले ओबीसी और ये वाले ओबीसी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला फैक्ट थोड़ा आपको खटकना चाहिए इस हिसाब से, अगर आप इस तरीके से लेटरली सोचते तो। और यहाँ पे देखिए लिटल ओवर 60% नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 45% ओबीसी की बात है। ठीक है, 45% ओबीसी की बात है। सेकंड हटाइए, सेकंड हटा के तो देखो, सेकंड हटाओ और आंसर पाओ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे। देखिए मैं नहीं मानता कि ये इतना डिटेल में कोई ये रिपोर्ट पढ़ा होगा, उस साल भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला गलत है। यहाँ पे कितना था, 45% था। ठीक है, ओबीसी के लिए। उसके बाद देखिए 16% देखिए शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड थे, और यहाँ पे देखिए 13% जो थे शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। बाकी देखिए राजस्थान हाईएस्ट है। उसके बाद कौन आता है, राजस्थान के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आता है यूपी। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है यूपी, और उसके बाद आता है MP। इनका परसेंटेज अगर याद रखना है तो देख लीजिए। राजस्थान में देखिए 78.4% के करीब कुछ है, यूपी में कुछ 74 या 75% है, और MP में 70% है। तो याद रखिए जो बड़े स्टेट है वही है। और केरला में देखिए लिटल ओवर 60% ऑफ जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनका इनकम बाहर से आता है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 60% प्लस की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 and 3। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, C इज़ द करेक्ट आंसर, 1 and 3। आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अब देखिए NGT के बारे में, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NGT एक्ट के द्वारा बनी थी। और CPC भी देखिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कौन से एक्ट के द्वारा बनी थी, ये देखिए दोस्तों बनी थी स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर बनी थी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। NGT हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय एक्ट वेयर CPC बी क्रिएटेड विद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नो, इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज़ ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड देखिए, NGT provide environmental justice and help to reduce the burden of litigation in higher court, whereas CPCB promote cleanliness of streams, wells and aims to improve the quality of air in the country। मैंने बताया था एम, ऑब्जेक्टिव, मिशन। ठीक है, उसके जो भी रोल है, सेकंड स्टेटमेंट में UPSC हमेशा इसे सही देता है। और पढ़ के भी हमें लग रहा है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्टिस देता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल है। CPC भी देखिए एक बोर्ड है जो कि ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है वाइडर लेवल पे। तो आंसर है यहाँ पे 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच गए। अब NGT के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप याद रख लीजिए। ये NGT एक्ट के अंदर बनी थी, ये तो हमने देखा था 2010 में बनी थी, देखिए। ठीक है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय। ठीक है, कौन से इसमें ये नॉट बाउंड बाय
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। तो सिविल प्रोसीजर से ये बाइंडिंग नहीं है इनको। ये देखिए गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने देखा था 2023 के प्री में आया था, ठीक है। तो ये देखिए नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। न्यू दिल्ली में देखिए इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, और बाकी देखिए यहाँ पे भोपाल में है, उसके बाद देखिए पुणे में है, कोलकाता में है एंड चेन्नई में। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सीपीसीबी के बारे में हमने देख लिया, इतना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए था। और आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द पार्लियामेंट इन इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए 9th शेड्यूल कितने बार आ गया, 2019 में भी आया था शायद 9th शेड्यूल कुछ तो भी। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 2023 में भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड इन इट। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हमने 2019 में देखा था कि हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं देख सकता है, इस तरीके से पूछा था। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 9th शेड्यूल में कैन नॉट एग्जामाइन बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड इन इट, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फ्लैगशिप केस हम पढ़ते हैं दोस्तों, आईआर कोहेलो केस। आईआर कोहेलो केस में जुडिशरी ने कहा था कि जो 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें यहाँ पे प्लेस हो रही है उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए केशवानंद भारती केस से क्या इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जुडिशियल रिव्यू उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ पे बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले जो भी एक्ट है इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी यहाँ पे कर सकता है। तो देखिए केस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए 9th शेड्यूल से देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था यहाँ पे आर्टिकल 31B ऐड किया गया था, ठीक है, जो कि यही बात करता है कि कुछ लॉज होते हैं जो कि सेव करेगा टू बी चैलेंज फ्रॉम इन द कोर्ट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो 31B हमने देख लिया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमने देख लिया, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हमने देख लिया, और ये आईआर कोहेलो केस हमने यहाँ पे देख लिया, केशवानंद भारती का जजमेंट देख लिया। देखो एक क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। और यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 1 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करिए, 2022 में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे ग्रीन वॉशिंग एक कीवर्ड पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 में बीटा क्या है ऐसा एक स्टेटमेंट पूछा गया था। एक बार देखिए 2017 में हमें लीगल टेंडर क्या है ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये एक टर्म पूछा गया था, इसका मीनिंग पूछा गया था क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यूपीएससी हमेशा जो कीवर्ड न्यूज़ में होते हैं ना, जैसे अभी 2018 की बात है, उस टाइम पे देखिए डीमोनेटाइजेशन ये सारी चीज़ें होती, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो ये उस टाइम का देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का था, उस साल के सारे एस्पिरेंट्स ने ये सही किया होगा। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द चार्ज, ठीक है, इट इज़ अ चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे क्या होता था, अगर आप कहीं भी शॉपिंग करी आपने, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो, तो शॉपकीपर कहता था कि आपने कितने की शॉपिंग की। अगर आप बोलते कि 100, 200 या 1000, तो वो कहता कि नहीं, 1000 रुपये में मैं डिजिटली जो है यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप मुझे कैश दे दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यहाँ पे नाम में डिस्काउंट रेट है, बट ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट से क्या होता था, वो जो शॉपकीपर है उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस लगते थे, जो भी होगा 3, 4, 5% जो भी हो। और अगर यहाँ पे अगर 1000 पे 3-4% की बात करोगे, तो ऐसे दिन भर में अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते थे, तो जो हमारे मर्चेंट्स थे उन्हें यहाँ पे लॉस होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो इसलिए जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है ये न्यूज़ में था, ये चार्ज लगता था मर्चेंट्स के ऊपर बाय बैंक्स। अब बाकी देखिए डी ऑप्शन, इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट थ्रू कस्टमर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड डेबिट कार्ड। ये कोई इंसेंटिव नहीं था दोस्तों, ठीक है। अभी ऐसे इंसेंटिव की बात देखिए, जो अभी एक नंदन नीलेकानी पैनल बैठा था जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड बात करता था, उन्होंने ये बात करी थी कि हमें जो है पॉइंट ऑफ सेल इन सब चीज़ों में जो है इंसेंटिव देना चाहिए। ये अभी का रिसेंट में बता रहा हूँ, 2022 या 20 या 21 की रिपोर्ट है वो, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अमाउंट पेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू द मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू, गलत। देखिए इंसेंटिव एंड चार्ज, देखिए दो चीज़ें यहाँ पे बदल दी है, देखिए सेम टू सेम ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए ये वाला भी आप लॉजिक यहाँ पे थोड़ा डेवलप कर सकते हो। देखिए ए और सी ऑप्शन में देखिए इंसेंटिव गिवन बाय बैंक एंड चार्ज टू द मर्चेंट बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। अल्दो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना हमें यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है अभी।
आगे देखते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन है। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, देखिए मेंस जैसा क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। चलो सेकंड से पढ़ते हैं। इंडिया विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीटी। ऑटोमेटिकली, मैंने आपको हमेशा बताया था कि पॉलिटी में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉवरेंटी की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात आती है, प्रोसेसेस की बात आती है। तो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? अगर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे एग्रीमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या ये एग्रीमेंट हमारे फेवर में है या अगेंस्ट में। तो ऑटोमेटिकली, ये वर्ड थोड़ा आप याद रखिए, आगे चल के ऐसा ही ट्रैप एग्जामिनर सेट करेगा, ठीक है। तो इंडिया ऑटोमेटिकली एनपीटी का मेंबर नहीं बनेगा। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एकदम सही बात है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अगर हम मेंबर बनते हैं तो इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब देखिए आगे चल के अगर हम G7 के मेंबर बनते हैं तो G7 क्या है? एक इकोनॉमिक कंट्री, जो पावरफुल कंट्री उनका ग्रुप है, और इंडिया अगर इसका पार्ट बनेगा तो हमें भी इकोनॉमिकली थोड़ा बूस्ट तो यहाँ पे मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो समझ रहे हो, अब अगर इकोनॉमी की बॉडी है तो इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा, और अगर न्यूक्लियर की बॉडी है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? वन ओनली। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें बहुत अच्छा हिंट दे दिया एनपीटी के बारे में। एनपीटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनपीटी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रीटी 1968 में लाई गई थी। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्लॉज था, जो P5 कंट्री हमारे, P5 में कौन आता है? यूएसए, यूके, ठीक है, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। ये P5 कंट्री छोड़ के इन्होंने कहा कि बाकी कोई भी कंट्री यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर पाएगा। बट इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इसे साइन ही नहीं किया है, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये 4 देशों ने देखे इन्हें इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन नहीं कर रखा है। तो ये याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीटी इज साइन बाय, नीचे इंडिया अगर ऑप्शन होगा तो ये आप हटा दीजिए, क्योंकि इंडिया ने इसे साइन नहीं कर रखा है, और उसी के साथ साथ ये 4 कंट्रीज भी है। उसके बाद देखिए एनएसजी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये एक्सपोर्ट, ठीक है, ये एक रिजाइम है जहाँ पे जो है जो न्यूक्लियर वेपन है इससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, ठीक है, एनएसजी। और ये बना था कब? और इसमें देखिए दोस्तों 48 मेंबर कंट्री है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है एनएसजी का अभी तक। तो ये इतना याद रखेंगे हम, बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कंसेप्ट थी, हमने यहाँ पे देख लिया है, ओके। और इंडिया ने देखे जो 1974 में यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसी के रिएक्शन में जो है ये ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। 1975 में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो इतना याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लिवाई an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which one of the following is correct, ठीक है, which one of the following is correct। तो यहाँ पे देखिए 2 पूछे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इक्विलाइजेशन लीवाई वाला, ये उस साल के जो बजट में है यहाँ पे आया गया था। ये एक टैक्स था जो कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं इनके ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्लॉज देखिए कितना वेग यहाँ पे ऑप्शन बनाया गया है कि जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, ये टैक्स क्रेडिट अपने होम कंट्री में जाके जो है इसे अवेल कर पाएंगे अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये गलत है, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। आगे चल के अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट बनता है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि टैक्स क्रेडिट होम कंट्री में जाके मिलेगा, इस तरीके की बात कर रहा है, या फिर नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहा है। तो अगर आपको श्योर शॉट पता है, आपने पढ़ रखा है उस चीज़ के बारे में, तो इसे सही मानिएगा, ठीक है, या तो इसे हम गलत मानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इक्विलाइजेशन लीवाई था ये एक पार्ट था हमारे डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिएगा यहाँ पे, बाकी ज़्यादा इसमें जो है हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिंक करके देखेंगे अगले एक क्वेश्चन के साथ। कहता है FRBM एक्ट, ठीक है, FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड डेट टू GDP रेशो 16% फॉर जनरल गवर्नमेंट, जनरल मतलब कंबाइन यानी या स्टेट या यूनियन की बात कर रहा है, बाय 2023 कंप्राइजिंग 40% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसी कोई बात कह रहा है कि हाँ 60% हम टोटल में रखेंगे, इसमें 40% सेंटर का होगा और 20% स्टेट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ
21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% ऑफ जीडीपी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे 21% और 49% की बात कह रहा है। फिर क्या कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा डाउट करेंगे इस स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक अ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू लेटर। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है, अगर आपने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमी, करंट अफेयर और लक्ष्मीकांत तीनों का मिक्सचर बना के ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं इसे डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्रहेंड करेंगे क्वेश्चन को, समझिए। ऊपर क्या कह रहा है, जो डेट टू जीडीपी रेशो की बात करें, डेट में यहाँ पे देखिए कह रहा है सेंटर और स्टेट। सेंटर का यहाँ पे 40% होगा और स्टेट का यहाँ पे 20% होगा। इसका मतलब हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि सेंटर की ज़्यादा लायबिलिटी है और स्टेट की कम है। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सेंटर जो है इसके पास 21% लायबिलिटी है और ये जो स्टेट है इसके पास 49% है। तो देखिए या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों एक साथ यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर 40% डेट हमारा सेंटर का है तो नीचे 21 कैसे हो जाएगा लायबिलिटी, और यहाँ पे अगर 20% स्टेट का है तो यहाँ पे 49% कैसे हो जाएगी। मतलब इन दोनों में से एक डेटा यहाँ पे गलत है। और जो मोस्ट एक्यूरेट, अगर मोस्ट हम कॉमन सेंस से देखें तो हमें पता है सेंटर की ज़्यादा लायबिलिटी होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंटर को सबको लेके चलना होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ज़्यादा सेंस बना रहा है और सेकंड स्टेटमेंट, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड तो साथ में है नहीं तो ये चला गया, बचा के देखिए 1 2 3 एंड 1 3, बचा थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कह रहा है ये आर्टिकल 293 में लिखा हुआ है, हमारे 293 क्लॉज 3 में लिखा है। ये सेम लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है कि सेंटर की कंसेंट की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो 293(1) है हमारा, इसमें क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, वहाँ से ये ले सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा सही है। तो थर्ड सही है, मतलब ये भी चला गया, बचा आप 2 3 एंड 1 3। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आप 50-50 पे आके अटक जाओगे और यहाँ पे ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लायबिलिटी अभी के हिसाब से देखेंगे हम, अभी के हिसाब से तो नहीं कह सकते, 2016-17 का जो डेटा अवेलेबल है उसमें 46% है सेंटर का और स्टेट का है कुछ 23% के आसपास, तो ये गलत हो गया। बाकी ये देखिए FRBM कमेटी जो रिव्यू कमेटी है, अब इस रिव्यू कमेटी का नाम क्या था, तो ये नाम था दोस्तों NK सिंह पैनल, NK सिंह पैनल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो डिबेट है या फिर डिस्कशन न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में हर बार आते रहते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है दोस्तों, C, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब FRBM देखिए यहाँ पे पूछा। अब FRBM हमने 2020 के प्री में भी देखा था, जहाँ पे वो एक डॉक्यूमेंट का नाम दिया था और बोला था इट इज़ मैंडेटेड बाय विच, तो वहाँ पे FRBM इसका आंसर था। ठीक है, वहाँ पे FRBM इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा हम लिंक करेंगे यहाँ पे अगले किसी एक क्वेश्चन के साथ। आप देखिए थोड़ा, सेकंड क्या पढ़ रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। क्या बात कह दी भाई, कितनी वेग बात कर दी। कहता है कि किसी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी ऑन इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। इतना कौन सा स्पेशल केस हो गया कि गवर्नमेंट अपना इतना ज़्यादा जो रेवेन्यू है या फिर इतना ज़्यादा जो है कस्टम ड्यूटी यहाँ पे माफ़ कर देगी। और कस्टम ड्यूटी यहाँ पे अगर माफ़ हो जाएगी तो ये जो ऑयल इंपोर्ट होगा ये बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा और इससे हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है उन्हें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफें हो जाएगी। तो ये देखिए कि MSP देखिए सारे क्रॉप के ऊपर MSP देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ये कितने वेग ऑप्शंस बनाते हैं और ऐसा ही वेग ऑप्शन यहाँ पे ये वाला बना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर दैन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। देखिए लास्ट 5 ईयर की बात कह रहा है और ये जब 2018 में पेपर हुआ था उस टाइम पे एडिबल ऑयल उसका इंपोर्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा 1 ओनली। और देखिए क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि ग्रोथ रेट या फिर जो यहाँ पे परसेंटेज की कोई बात नहीं है, क्वांटिटी की बात हुई है। और देखिए क्वांटिटी जो है हमेशा डिमांड बढ़ती ही रहती है, हमेशा नहीं कह रहा हूँ बट एक नॉर्मल फंडा है कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इन द डोमेस्टिक मोर दैन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और हम सबको पता है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमारा ज़्यादा है। ऐसे ही पल्स के कंटेक्स में पल्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस कम होती है बट इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कनेक्ट करिए 2019 के एक क्वेश्चन से, जहाँ पे हमने देखा था कि इंपोर्ट बिल हमारा सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आ रहा है। जहाँ पे हमने देखा था एक था स्पाइसेस, ठीक है, और एक वहाँ पे था पल्सेस और एक था वेजिटेबल ऑयल। तो समझिए आप, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, तो ऐसे इंटरलिंकेज हम 2019 के पेपर के साथ भी ऐसे बिठा सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें ये इंपोर्ट बिल की बात कर रहा है और एक स्टेटमेंट अगले साल बना के दे दिया
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंटरकनेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। ही रोड द बायोग्राफीज ऑफ, क्या है, ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू जनरल असेंबली। थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं पता होता है कि किसने बायोग्राफी लिखी है, और 2018 के पहले स्पेक्ट्रम में भी शायद नहीं था। ठीक है, ही स्टेड इन अमेरिका, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष। तो इतना डिटेल में हमें नहीं पता, तो ये मैं थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, अब ये याद रखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मैजिनी, शिवाजी, श्री कृष्णा एंड गैरीबाल्डी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और अगर हम डिटेल में इनके बारे में देखेंगे तो लाला लाजपत राय जी ने यहाँ पे कुछ बुक्स लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया नाम का उनका बुक था, यंग इंडिया नाम की एक बुक थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, ये उन्होंने लिखा था। अब ये आर्य समाज देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, और लाला लाजपत राय वाज एसोसिएट ऑफ आर्य समाज, ये भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो बिपिन चंद्र पाल, ये देखिए एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, लाल बाल पाल हमने देखा था। ठीक है, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है जैसे कि इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद देखिए द सोल ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, बिपिन चंद्रपाल, और ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। औरोबिंदो घोष, इनके ऊपर PYQs में एक जो है क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, जिसमें उन्होंने लिख रखा था द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, द न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखा था, ऐसे क्वेश्चन PYQ में पहले ही आ रखा है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, औरोबिंदो घोष थे यहाँ पे। और इनके बारे में देखिए, अलीपुर बॉम्ब्स केस में इन्वॉल्व थे। इन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखा था, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर भी लिखा था। ओके, तो बस इतनी डिटेल हमें याद रखनी है। बाकी देखिए इनके बारे में जब भी आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे ना, तो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आधार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए आधार से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने CSE 2020 में भी यहाँ पे देखा था। ठीक है, क्या कहता है ये कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सेकेंड देखिए, वंस इशूड आधार कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कनेक्ट करिए, 2020 में एक हमने क्वेश्चन देखा था सिटीजनशिप वाला, और वहाँ पे लिखा था कि अगर एक बार सिटीजनशिप आपको दे दी तो किसी भी तरीके से आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे जो है ख़त्म नहीं करी जा सकती। तो ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर फ्रॉड करके अगर आपने सिटीजनशिप ली है, या फिर आप ट्रेटर हो गए हो यहाँ पे, ठीक है, देशद्रोह आपके लग गया है, तो यहाँ पे सिटीजनशिप निकाली जा सकती है। ऐसा कोई भी एक क्लॉज नहीं है जिसमें उसके बारे में कोई उसका एस्केप हो ही ना, कि एक बार अगर आपको मिल गई तो ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो फ्रीज कर सकती है बैंक, क्योंकि कुछ कंडीशंस वहाँ पे जो है लग जाती है। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, वंस इशूड आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट देखिए, आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे निकालिए, वहाँ पे सीधा लिखा होता है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आधार शाल नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये सेक्शन 9 जो है आधार एक्ट का, उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन वेक्शन तो याद करने की हमें ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी ओमिटेड, नहीं, यहाँ पे ओमिशन किया जा सकता है, किसके द्वारा, UIADI। ठीक है, तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आधार से रिलेटेड चीज़ें देखती है, तो ये इसे करने का इनके पास हक है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा कि इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट था, जब तक ऑफिशियल की नहीं आई थी, थोड़े यहाँ पे इंटरप्रिटेशन थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने 2022 में देखा था, जहाँ पे लेक्स के नाम दिए थे, अफ्रीका के 4 लेक्स के नाम थे, और बोला था कि कौन सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। तो एक थीम है जो UPSC फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अराल सी, ठीक है, ब्लैक सी एंड लेक बैकाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन तो यहाँ पे इजीली हटा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, लेक बैकाल, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक है, रशिया में सिचुएटेड है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो थर्ड हटा दीजिए, जैसे थर्ड हटा बचा हमारे पास 1 और 2। अब अराल सी एंड ब्लैक सी, अब ब्लैक सी आपने मैप में देखा होगा, पूरा भरा हुआ सा है, कोई उसमें कमी तो नहीं दिख रही है, तो सेकंड हटा दीजिए, बचा अराल सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे अराल सी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, अब अराल सी कहाँ पे दोस्तों, तो ये एक सलाइन लेक है, ये एक
सलाइन लेक है जो कि सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है यूके। यूके यानी कि ये उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, इन दोनों के बीच में, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 2019 में भी हमने बहुत सारे सी और उनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो देखा था। और देखिए ब्लैक सी वहाँ पे भी मेंशन था, याद रखिए ब्लैक सी वहाँ पे मेंशन था। और ब्लैक सी का मैंने आपको एक निमोनिक्स भी बना के बताया था, ठीक है, जो कि हमने देखा था। टर्की, उज़्बेकिस्तान, ये जो भी नाम थे यहाँ पे ये सारे हमने देखे थे, ठीक है। सॉरी, उज़्बेकिस्तान तो नहीं था यहाँ पे, यूक्रेन था शायद, ठीक है। तो ये उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये आप ज़रूर याद रखें, जो कि अराल सी के बॉर्डरिंग स्टेट है। लेक बैकाल के बारे में देखिए, ये देखिए दोस्तों रशिया में सिचुएटेड है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे वर्ल्ड का। और ये भी थोड़ा यहाँ पे जो इस पर भी कंसर्न्स आ रहे हैं ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है, क्रिटिकल वाटर लॉस यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक सी, हमने ऑलरेडी 2019 के पेपर में डिटेल में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वाज रिलीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पे देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एंड यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हमें थोड़े ऑप्शंस में कॉमन जो चीज़ें ढूंढनी है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है अप्लाई हो जाती है, बट देखिए रूल ऑफ लॉ यानी कि जुडिशरी जस्टिस की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये जस्टिस है और ये जस्टिस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सी जो चीज़ है जहाँ पे रिपोर्ट या फिर इंडेक्स बनाने का काम करती होगी। देखिए कोर्ट ऐसे काम नहीं करता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करने के चांसेस कम है। यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इज़ द आंसर। ये देखिए एक लीडिंग इंडिपेंडेंट सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्ट करता है ऑन रूल ऑफ लॉ इन वेरियस कंट्री। ये जनरली देखता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कितना स्ट्रेंथन है किस कंट्री में। तो ये है हमारा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है। टफ क्वेश्चन में कहूँगा, बट इस तरीके से सोचते तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। बाकी देखिए एक पीवाईक्यू में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 या 17 में ही आएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ये देखिए दोस्तों एक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल एनजीओ है, बस इतना याद रखिए। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इंटरनेशनल वर्ड लग जाता है तो ये जो है एनजीओ बन जाएगी, जैसे प्लान इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऐसे नाम है इनके, ओके, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये सारी एनजीओज हैं। फिर देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पे मेंशन हुआ था दोस्तों, याद करिए। हमने वहाँ पे 2022 में सेनकाकू आइलैंड वाला क्वेश्चन देखा था, या फिर सेनकाकू आइलैंड ही था, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि ये डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना, ठीक है, चाइना और एक कंट्री जापान था शायद, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिटेल में देखा था कि इसका जो ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन में से एक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में है सिचुएटेड, ठीक है, हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इंडिया के एक जज यहाँ पे अभी कार्यरत है, उनका नाम क्या था, दलवीर भंडारी, ठीक है, ये हमने देखा था, ओके। 15 जजेस यहाँ पे होते हैं, उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे डिटेल में जो है इस चीज़ को हमने स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी ये कोई काम नहीं है इतना, इसका ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल देखेंगे तो ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। और जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इनके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एटीएम इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के सारे एटीएम को कौन लिंक करता है। देखिए उस साल बहुत ज़्यादा जो है डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, यूपीआई, इसका जो है रिवोल्यूशन चल रहा था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा था। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सारे एटीएम्स को यहाँ पे लिंक करता है, ठीक है। ये देखिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनी थी, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश करी गई थी आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन के सपोर्ट एंड कोऑपरेशन के साथ, ठीक है। इतना याद रखेंगे, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी देखिए आरबीआई एकदम एक हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, और ये हम हमारी बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते हैं। बाकी देखिए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, ये देखिए 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में, ठीक है। ये सिक्योरिटीज़ जो होती है हमारे सिक्योरिटी मार्केट में, इनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है ये देखता है, ठीक है, जो डीमैट अकाउंट हो गया इससे रिलेटेड चीज़ें देखता है। और ये देखिए सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, और ये सब्सिडरी है ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये सब्सिडरी हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, तो इसे रेगुलेट कौन करता होगा, ऑब्वियसली सेबी इज़ द मेन रेगुलेटर, सेबी इज़ द मेन रेगुलेटर। नेक्स्ट देखिए
इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है दोस्तों? ये तो बैंकर्स का एसोसिएशन है जो कि 1949 में बना था टू प्रमोट एन इनोवेटिव बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये अपने रिकमेंडेशंस ये सारी चीज़ें देता रहता है। तो देखिए चारों ऑप्शन देख लिए। अब देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को है ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था देखिए, जहाँ पे आरबीआई और ऐसे बोला था कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है इसे आरबीआई देखता है, जो कि गलत था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एनपीए की थीम मैंने आपको बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलती है। 2019 में हमने देखा था इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट देखा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज द अमाउंट दैट बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल्स टू रिपे द ड्यूज। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर यहाँ पे फेल करता है टू रिपे द ड्यूज, क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात है। इसी को थोड़ा सा आप कनेक्ट करिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो वाला क्वेश्चन जो कि हमने 2020 के प्री में देखा था, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर क्या कह रहा है, द कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। और देखिए मैंने एक आपको थीम बताई थी, रूल्स रेगुलेशन एक्ट लॉ बनाते टाइम एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे लाने की बात होती है। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या होगा, एक सिंपल जो है यहाँ पे एक ही बॉडी होगी और ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि चीज़ों को डिसाइड करेगी, जो कि इक्वली एप्लीकेबल होगी। अब देखिए आरबीआई जो है बैंक्स के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन लगाती है जो कि इक्वली सब पे अप्लाई होगा। और यही अगर मैं कह दूँ कि सारी बैंक अपने मन से अपना जो है रेगुलेशन यहाँ पे जो है चलाएगी, तो यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से जो है टर्म्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा। और यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कह रहा है कि यह ऐसा अमाउंट होता है जो कि बैंक को मेंटेन करना है फ्रॉम देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस द बैंक ऑकर ड्यू टू अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे द ड्यूज। अगर एनपीए आ जाता है तो कुछ पैसा उन्हें बचा के रखना पड़ेगा टू ऑफसेट द लॉस, या फिर यहाँ पे पैनिक सिचुएशन ना आ जाए, बैंक रन वाली सिचुएशन ना आ जाए। और यहाँ पे अगर इंडिविजुअल बैंक के ऊपर ये छोड़ दिया जाएगा तो हर बैंक अपने हिसाब से कम पैसा यहाँ पे रखेगा, जो कि एक ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ईच इंडिविजुअल बैंक रखेगी, गलत। आगे अगर मैं कह दूँ कि कह दूंगा कि यहाँ पे देखिए जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी रूल्स है वो डिसाइड किया जाएगा ईच इंडिविजुअल सिटीजन्स के द्वारा, या फिर ईच इंडिविजुअल जो भी बॉडी है इसके द्वारा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी अगर लानी है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, आंसर क्या आ गया, वन ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, वन ओनली इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक, आरबीआई एंड बैंक रेगुलेटर मिलके जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा वन ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म द आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस। देखिए आधार के ऊपर तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट एम्प्लाई। तो एपीआई की बात कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कह रहा है इट कैन बी इंटीग्रेट इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। देखिए पॉसिबल, कैन बी। अब यहाँ पे सोचिए ये एपीआई का हमें एप्लीकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, कोई उसके एस्पेक्ट्स नहीं पूछ रहा है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि अब हमें भी पता है कि हम मोबाइल में भी जो है हमारा आधार से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस, हमें भी पता है जब आधार हमने बनाया था तो हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, रेटिना स्कैन हो गया, ये सारी चीज़ें करी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। सिंपल है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि वेरी रिसेंटली, मतलब 2018 का पेपर है, उसके आसपास की बात होगी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लैक्स ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन और डाइट ड्यू टू स्टारवेशन कॉज बाय वॉर और एथनिक कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कह रहा है अंगोला, जाम्बिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, यमन एंड साउथ सूडान। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम देखें अभी भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री, सबसे लास्ट में जो रैंकिंग आती है और जहाँ पे हमेशा सिविल वॉर चलता रहता है, वो अगर कंट्री हम यहाँ पे ढूंढना चाहें तो यहाँ पे एक ही है, वो है साउथ सूडान। ठीक है, जिसमें अभी भी जो है इंस्टेबिलिटी है। और यमन में भी देखिए हाउदी रेबल्स, इनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे आंसर तक पहुँचे, साउथ सूडान। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन याद करिए 2022 के प्री में आया था, 2023 के प्री में आया था कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हंगर, डेथ, ये सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पे हमने आंसर मार्क किया था सोमालिया। तो देखिए सोमालिया, साउथ सूडान, ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे न्यूज़ में होते हैं। देखिए अंगोला, जाम्बिया ये तो होते नहीं है, मोरक्को, ट्यूनिशिया भी नहीं होता है, कोलंबिया भी नहीं होता है। देखिए यही जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है
सॉरी साउथ अफ्रीकन नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनमें से ही साउथ सूडान यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, ये देखिए दोस्तों मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। जब हमने मेडिटेरियन सी के कंट्रीज़ देखे थे तब इनको देखा था। ठीक है, अंगोला, जाम्बिया, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है। वेनेजुएला एंड कोलंबिया, ये देखिए साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है। ठीक है, तो इन पे ज़्यादातर न्यूज़ तो नहीं बनती है, बट जब भी हम वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो इन्हें थोड़ा देख लीजिए। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बताओ। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री 2022 में पूछी गई, यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री 2023 में पूछी गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे उस साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 रिलेटेड टू वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, ये देखिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखते हैं जो हमारे टेक्निक है जहाँ पे एक हटा और आंसर पाओ वाली चीज़ है यहाँ पे। अब देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड। देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, एस्टेब्लिश किया ऐसा नहीं बोल रहा है, रिकमेंड किया। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ग्रांट देने की बात जो है इंट्रोड्यूस करी गई, दिया ऐसे नहीं बोला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1, 2 एंड 3 और वुड्स डिस्पैच स्पेक्ट्रम में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑल लेवल्स पे नहीं था दोस्तों, यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लेवल पे था। और जो प्राइमरी लेवल होगा वहाँ पे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की बात करी गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। जो वुड्स डिस्पैच आया था कब आया था, 1854 में। ठीक है, 1854 में। तो इसे देखिए जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी हम कहते हैं, और ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान था। और यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी इसे ख़त्म किया गया था, इसे अबोलिश किया गया था, इसे नहीं माना गया था। ओके, और यहाँ पे ग्रांटेड एड की बात करी थी, और इंग्लिश एज ए एजुकेशन जो है हायर स्टडीज़ के लिए ही बोला गया था। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात करी गई थी, कहाँ पे, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये हमारा हट गया, बचा हमारे पास 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पे देखते हैं विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such a delegation। ये देखिए सीधा क्वेश्चन है हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाले चैप्टर से। ठीक है, उसमें से एक कमेटी के बारे में है, देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और यहाँ पे कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन तो हम यहाँ पे आराम से हटा सकते हैं। देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अश्योरेंस वाला बचा। देखिए अब लेजिस्लेशन एंड रूल्स कमेटी। अब हमें लग सकता है कि देखिए रूल्स, सब रूल्स इनकी बात कह रहा है तो रूल्स कमेटी हो सकता है, या तो देखिए लेजिस्लेशन की बात कर रहा है, या फिर बायलॉज की बात हो रही है तो यहाँ पे ये है। तो इन दोनों में से आप डाउटफुल यहाँ पे हो सकते हो। बट देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा बी। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें अभी आगे के लिए याद रखना है। और यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें हिंट क्या दे दी, यहाँ पे हिंट दे दी है इन चारों कमिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लोकसभा में देखिए स्पीकर, और राज्यसभा में देखिए जो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वही यहाँ पे इसके जो हेड रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों रेगुलर जो टाइम टेबल होता है, कब कौन सी चीज़ डिस्कस होगी, रूटीन होगी, ये सारी चीज़ें देखता है। तो हमने चेयरमैन देख लिया, राज्यसभा के स्पीकर, और यहाँ पे जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। लोकसभा में देखिए यहाँ पे 15 मेंबर है, और राज्यसभा में देखिए यहाँ पे 11 मेंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी देखिए मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते। कमेटी यूजुअली मीट्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कमेटी मेक्स अ डिसीजन अनैनिमस इन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और फर्स्ट टाइम कब कंस्टिट्यूट हुई थी दोस्तों, तो 1952 में। बस इतना याद रखिए, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीकर इसका चेयरमैन होता है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब देखिए यहाँ पे रूल्स कमेटी के बारे में यहाँ पे चीज़ें सर्च करी तो देखिए आर्टिकल 118 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 188 नहीं 118, ये क्या कहता है कि हर हाउस, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट अ रूल टू गवर्न द प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए जो है रूल्स कमेटी बनाई गई थी टू रेकमेंड द मॉडिफिकेशन ऑफ लोकसभा रूल एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और ऐसी देखिए कमेटी ऑन रूल देखिए राज्यसभा में भी होती है। तो ये रूल्स रिलेटेड यहाँ पे बात करती है। यहाँ पे 118 जो है आर्टिकल के अंदर है ये। उसके बाद देखिए कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ये क्या करता है,
और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए अगर कोई मिनिस्टर, ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर यहाँ पे प्रॉमिस करता है हाउस के फ्लोर पे कि हम ये काम इतने दिन में कर देंगे इन लोकसभा, तो ये कमेटी एग्जामिन करती है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो अश्योरेंस किया था, वो कहाँ तक यहाँ पे आया है। तो देखिए यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में और 10 होते हैं राज्यसभा में। देखिए मेंबर तो याद नहीं रहेंगे, इनका मोटा मोटा जो फंक्शन है थोड़ा याद रख लीजिए। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा ये वाला था और उसके बाद ये था, बाकी ये दोनों बस ऊपर ऊपर से हमने देख लिया है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी हमारी कमेटी होगी, जो भी कमेटी नहीं, सॉरी, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।